गुरुकुल के इस व्याख्यान सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार फिर से आप लोगों के सामने भाषा का वर्गीकरण इस विषय को लेकर के उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा यह एक व्याख्यान चल रहा है जो कि संस्कृत भाषा विज्ञान को आधार बना करके चल रहा है और हम लोग भाषाई वर्गीकरण को समझने की कोशिश करते हैं और करते आ रहे हैं। इस भाषाई वर्गीकरण के क्रम में हम लोगों ने आकृति मूलक भाषा वर्गीकरण को समझा और उस आकृति मूलक वर्गीकरण के अनंतर पारिवारिक वर्गीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है कि हमने ग्रियर्सन की चर्चा की थी, हमने फ्रेंच एकेडमी की चर्चा की थी, हमने लुई एच ग्रे की चर्चा की थी, धीरेन्द्र वर्मा, देवेंद्रनाथ शर्मा, ऐसे कई म्यूलर, ऐसे कई प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हुए जिनके द्वारा किए गए पारिवारिक वर्गीकरण का हमने विश्लेषण किया था। हमने यह भी जानने की कोशिश की थी कि कितनी संभावित भाषाएं हैं या कितने संभावित भाषा परिवार बनाए जा सकते हैं, इनको भी हमने अपने सामने प्रस्तुत किया था। और इसी क्रम में हमें एक भारत के संदर्भ में एक उदाहरण याद आ रहा है जनगणना का, जिसमें कि 1971 की जनगणना के आधार पर लगभग 3000 मातृभाषा को लोगों ने अपनी जनगणना में लिखवाया था और बाद में जो जनसंख्याई जो भाषा समूह था उसने उसे 1326 या 1328 भाषा में निबद्ध किया था, मातृभाषा में निबद्ध किया था। और इसके साथ मित्रों, हम लोग ये भी बार बार जानते रहे हैं कि कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जिन भाषा का नाम क्या है इसकी तक की जानकारी हमें नहीं प्राप्त है। जैसे उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में एक जगह है लाहौल स्पीति, बहुत प्रसिद्ध है। अब उस प्रदेश में एक भाषा बोली जाती है जो वहां की जनजातियों के नाम के आधार पर, जैसे चिनाल जनजाति है वहां पर, तो उसके आधार पर चिनाली भाषा को चिन्हित किया। अब चिनाली भाषा, ये मैं समझता हूं कि ये 1970s के बाद की भाषा है जिसे लोगों ने आइडेंटिफाई किया। तो इस तरह से ये इसी तरह एक भाषा है डागी भाषा है जो उसी प्रदेश में बोली जाती है। तो जब तक मतलब मूल विषय यही है कि हमें नई नई भाषाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है। अब जब नई भाषाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है तो उस भाषा को समझने का भी जो सामर्थ्य है उसे हमें बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के उनकी प्रकृति, उनकी आकृति, उनकी विशेषता, उनकी संरचना के आधार पर उस भाषा को हम किसी एक खास वर्ग में रखते हैं। और मित्रों, हम ये भी जानते हैं कि जो पारिवारिक वर्गीकरण है, ये पारिवारिक वर्गीकरण खास करके भौगोलिक जो वितरण है भाषाओं का, उस भौगोलिक वितरण के आधार पर हमने उनका पारिवारिक वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत किया था। और तदनुसार हमने अमेरिका खंड की चर्चा की थी, हमने अफ्रीका खंड की आपके सामने को प्रपोज किया था, हमने यूरेशिया खंड को प्रपोज किया था और इसके साथ ही हमने अन्य जो है उसमें यह समझने की कोशिश की थी प्रशांत महासागर खंड रखा था। और बाद में आपके सामने जो यूरेशिया खंड के अंतर्गत जो 10 उपवर्ग है उस उपवर्ग को प्रेजेंट किया था। तदनुसार हमने इसे भारोपीय, द्रविड़, बुरुशक्की, यूराल एल्टिक, काकेशियन, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, अत्युत्तरी, बास्कन, सेमेटिक एंड हेमेटिक, इस रूप से यूरेशिया खंड के अंतर्गत जो आने वाली जो 10 प्रकार की उपवर्ग थे उनको आपके सामने प्रस्तुत किया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे उसको देखते हैं कि ये जो अफ्रीका खंड है उस अफ्रीका खंड में हम पाते हैं 3 उपवर्ग हम देखते हैं। एक सूडानी लैंग्वेज ग्रुप है, एक बंतू लैंग्वेज ग्रुप है, एक होतेनतोत बुशमैनी ग्रुप है। मित्रों, एक चीज पहले से ही बता दूं मैं आप लोगों को कि जहां जहां हम एक द्वंद्व में हम शब्द पाते हैं, जैसे यहां देख रहे हैं होतेनतोत और बुशमैनी, या इससे पीछे हमने जब सामी और हामी देखा, या जापानी और कोरियन देखा, या हमने यूराल और अल्ताई पाया, तो यहां देख रहे हैं कि एक द्वंद्व बन रहा है। और यह द्वंद्व जो है ये भाषा वैज्ञानिक चिंतन के विरोध को प्रदर्शित करता है। कई लोग इन दोनों को एक ही वर्ग मानते हैं, लेकिन कई भाषा वैज्ञानिक ऐसे हैं जो यह आज भी कहते हैं कि नहीं, इन दोनों को अलग अलग वर्ग माना जाना चाहिए।
ये तो तब हम विश्लेषण करेंगे कि उसके पीछे कारण क्या है, जब इसकी विशेषताओं में चलेंगे। अभी केवल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके सामने कि ये खंड और कौन कौन से उपवर्ग बन सकते हैं। इसी प्रकार जो प्रशांत महासागर है, मलय बहुद्वीपीय, पापुई, जो पापुई बार बार आता है, पापुआ न्यू गिनी, और मुझे यह भी स्मरण हो रहा है कि अपने किसी व्याख्यान में हमने यह भी आपके सामने प्रस्तुत किया था कि विश्व में सर्वाधिक बोली जो यह है ना पापुई फैमिली में बोली जाती है, बोली डायलेक्ट्स जो हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलियाई है प्रशांत महासागर के अंतर्गत, और दक्षिण पूर्व एशियाई। यहां पर भी देखेंगे कि बार बार मेरे उस वक्तव्य को ही यह समर्थन देता है, यह वर्गीकरण, कि मैं कहता हूं कि पारिवारिक वर्गीकरण कहने से अच्छा इसका नामकरण कर दिया जाए भौगोलिक वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जियोग्राफी। जो लैंग्वेज जियोग्राफी है, क्योंकि ऑल द नेम्स आर हियर इन दैट फॉर्म ओनली, एंड यू मे से हियर मलय बहुद्वीपीय। ठीक है, यानी मलय जो पर्वत या प्रदेश है, मलयेशिया आदि की बातें यहां शायद इसके माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है। पापुई जो पापुआ न्यू गिनी आदि प्रदेश हैं, वो भी ज्योग्राफी को बता रहा है, स्थान विशेष को। यहां पर ऑस्ट्रेलियाई, अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप आपके मनोमस्तिष्क में है तो इनके साथ आप न्यूजीलैंड को भी जोड़ दीजिए, टेस्मानिया को भी जोड़ दीजिए, और वो सारा का सारा प्रदेश जो है उसके वर्ग में आ गया। तो वो केवल ज्योग्राफी, दक्षिण पूर्व एशियाई, साउथ ईस्ट एशिया, इसको हमारे सामने रख रहा है। तो इसका कहने का यही मतलब है, मैं ऐसा समझता हूं कि विदाउट ज्योग्राफी इस जीनियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस कर पाना इट्स जस्ट डिफिकल्ट। तो ये मैं बार बार इसी माध्यम से प्रपोज करता हूं कि इसका नाम भौगोलिक वर्गीकरण किया जाना चाहिए। मित्रों, एक है अमेरिका खंड। अब अमेरिका खंड इन इटसेल्फ जो ये अमेरिकी क्लियर है, मैं ऐसा मानता हूं कि अमेरिकी खंड से तात्पर्य यहां पर जो अमेरिका, कनाडा, या जो ऊपर का जो अगर आप नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन देख रहे होंगे, इंक्लूडिंग मेक्सिको भी हो सकता है, लेकिन मेक्सिको को भी देखेंगे तो ये अमेरिकी जो भाषा, अमेरिकन एक फैमिली का निर्माण करता है। और हम आप ये जान लें कि अमेरिका हो या कनाडा हो, दोनों में केवल इंग्लिश नहीं बोली जाती, वहाँ भी अपने डायलेक्ट्स हैं, और वो डायलेक्ट्स कोई एक दो नहीं है, कई डायलेक्ट्स हैं जो वहाँ के भी लोग बोलते हैं। और इसी के आधार पर मैं एक सिद्धांत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहा हूँ कि कोई भी भाषा अकेली सर्वाइव नहीं कर सकती। इवन मैं संस्कृत के विषय में भी यह बात करता हूं, इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। हम मानते हैं कि सबसे सशक्त भाषा संस्कृत है, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है, लेकिन इसके साथ आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि संस्कृत की जो ये अनवरत धारा बहती चली है वो अकेली नहीं, उनके साथ कोई आवश्यक रूप में एक कोई सामान्य बोली जरूर होगी। इसीलिए ठीक इसको इसी प्रकार देखिए कि कोई भी विशाल पेड़ अकेला नहीं होता, अपने इर्द गिर्द छोटे मोटे चारों तरफ में कोई ना कोई छोटा पेड़ या कोई बुश, कोई झाड़ी उनके साथ जरूर होती है। तो उसी प्रकार से यदि संस्कृत भाषा है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि संस्कृत भाषा के साथ साथ कोई अन्य भाषा जरूर चल रही होगी, चाहे वो डायलेक्ट्स डिफरेंट क्यों ना हो। अब वैदिक भाषा की ओर अगर आप लेके चलें तो पूरे वेद का जब भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है तो आप हम सभी जानते हैं कि वेद के मंत्रों में भाषागत साम्य नहीं है। अब जैसे जैसे नीचे की ओर आते जाते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में आते जाते हैं, तब वैसे वैसे उनके मंत्रों की भाषा में, उनके क्रियापदों में, उनके अर्थ में परिवर्तन होते चले जाते हैं। और वो इसलिए होता है कि हम दूसरी भाषा से दूसरी भाषा की प्रकृति को ग्रहण करके अपनी भाषा में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो मित्रों, इसलिए जब हमने अमेरिकी भाषा को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया और कहा हमने कि अमेरिका में या कनाडा में केवल इंग्लिश नहीं बोली जाती, अन्य भाषाई, अन्य बोलियां भी बोली जाती है, इसका मूल कारण यही है कि कोई भी व्यक्ति केवल और केवल परिष्कृत भाषा बोल करके अपने को सर्वाइव नहीं कर सकता। उस भाषा में अपभ्रंश होगा ही, उस भाषा में विकार उत्पन्न होगा ही। क्यों? क्योंकि उस भाषा को बोलने वाले सारे के सारे लोग विद्वान नहीं होते, सारे के सारे लोग ज्ञानी नहीं होते, सारे के सारे लोगों को यह ज्ञान नहीं होता कि अमुक वर्ण का उच्चारण कैसे किया जाएगा। आप लोग सभी जानते हैं, अपने आप में आप देखें कि जब हम कवर्ग और चवर्ग का उच्चारण करते हैं तो हर प्रदेश के लोग अलग अलग ढंग से उच्चारण करते हैं और वास्तविक उच्चारण से हम कोसों दूर रहते हैं।
क ख ग घ ङ होता है, लेकिन आप कहीं या सुनेंगे, कहीं ना सुनेंगे, कभी अंगा सुनेंगे। इसी तरह च छ ज झ या होता है, और आप लोग सभी जाने कि हम इसका उच्चारण नहीं करते। तो जहां यह उच्चारण भ्रष्ट हमारा होता है, एक नए शब्द का उदय होता है, और नए शब्द के अनवरत प्रवाह से नई भाषा जन्म ले लेती है। यह मुझे मौका मिला अपने सिद्धांत को आपके सामने बांटने का, जरा इस पर विमर्श करें। इसीलिए यदि संस्कृत को हम आदि भाषा कहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं यह स्वीकार करना पड़ेगा कि काल के एक निश्चित अंतराल में संस्कृत के साथ कोई एक भिन्न भाषा जुड़ी है। यह संस्कृत की विशेषता है, इतनी मजबूत यह भाषा थी कि अपने शब्दों को अपभ्रष्ट होने नहीं दिया। लेकिन जब यह शब्द अपभ्रष्ट हुआ तो वही अपभ्रंश बन करके बाद में हमारे आपके सामने सारी बोलियां बनती चली गई, सारी भाषाएं बनती चली गई। जिसे आज हम भाषा कहते हैं वो उस काल में बोली रही होगी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे उड़िया हो, चाहे असमीज हो, चाहे मैथिली हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे ब्रज हो, चाहे अवधी हो, चाहे अन्य प्रदेश की कोई भी भाषा हो। क्यों? क्योंकि सबका ओरिजिन हम उसे संस्कृत में पाते हैं। अस्तु मित्रों, तो ये हम 4 प्रकार के खंड के पहले उपवर्गों को मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया। अब आप देखिए यहां पर जब हम भारत यूरोपीय, इंडो यूरोपियन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सी और कितनी भाषाएं, कितने प्रदेश इसमें समाहित हो रहे हैं। फॉरगेट, पहले इंडिया को आप छोड़ दीजिए जिसकी सूची मैंने नीचे दी है, केवल ऊपर को देखिए, भारत, अफगानिस्तान, ईरान और यूरोप। लेकिन मित्रों एक चीज और ध्यान रखना है कि जब हम इंडो यूरोपियन की बात करते हैं तो यह कभी नहीं समझना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष की भाषा जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, या पूरी अफगानिस्तान की जो भाषा है वो इंडो यूरोपियन है, या पूरे ईरान या पूरे यूरोप की जो भाषा है वो आपको इंडो यूरोपियन होंगी। नहीं, ऐसी भाषा खास करके जिनका ओरिजिन ग्रीक, लैटिन और संस्कृत को हम मानते हैं, वो सामान्यतया इंडो यूरोपियन कैटेगरी में आती है। स्पष्ट है? अर्थात जो हम नॉर्थ इंडियन बात करते हैं उनको हम इंडो यूरोपियन में लेते हैं, क्योंकि इसी भारत के अंतर्गत की अन्य भाषा है, हम उनको द्रविड़ कह लेते हैं। और केवल भारत में इंडो यूरोपियन और द्रविड़ मात्र नहीं है, अन्य भी कई ऐसी भाषाएं, अन्य भी कई ऐसे भाषा परिवार होंगे जिनके अंतर्गत भारत की कोई भाषा जाती होंगी। और जब मैंने ग्रियर्सन के डिस्ट्रीब्यूशन को आपके सामने प्रेजेंट किया था तो उसमें हमने 2 और नए नाम लिए थे, जिसमें नाम था टिबेटन और बर्मीज, और दूसरा था मुंडा, जिसे आग्नेय नाम भी कहा जाता है। यानी वहां पर भी हम वर्गीकरण देखते हैं कि जो मुंडा भाषाई परिवार है उसका संबंध इंडो यूरोपियन से है या नहीं है, इसको भी बताने के लिए हमें विमर्श करना पड़ता है। इसी प्रकार जब आप अफगानिस्तान में आएंगे, एक और बात समझ लें कि भारत की जब चर्चा की जाती है तो इंक्लूडिंग पाकिस्तान होता है। भारत का यह केवल मतलब नहीं कि आधुनिक भूगोल जब बात की जा रही है, नो, हम इसमें इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी लेते हैं। और लेकिन जब हम वहां तक भारत के उस भौगोलिक सीमा को ले जाते हैं तो बलूचिस्तान भी उसी का हिस्सा है। और बलूचिस्तान आपको दूसरी भाषा, बलूचिस्तान की एक भाषा है ब्राहुई, वो भाषा आपको दूसरे भाषा परिवार में आती है। तो ईरान की ही भाषा, जब ईरान के हम अवेस्तन में आते हैं तब तो वो इंडो यूरोपियन की भाषा बनती है, लेकिन ईरान की कोई और भाषा जब जाएगी तो वो दूसरे भाषा परिवार की भाषा बन जाएगी। तो अब आते हैं भारतीय उसमें देखिए, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन जो 3 मेजर लैंग्वेज है, अनडाउटेडली कहीं भी भाषा वैज्ञानिकों को इस विषय में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं दिखा इसे स्वीकार करने में। और हां, ये एक बॉन्ड का निर्माण करती है तीनों भाषा। हम यूं कहें कि यह भाषा एक त्रिभुज का निर्माण करती है। बस त्रिभुज के तीनों भुजाएं जो है वो विकीर्ण हो गई और अलग अलग दिशाओं में बट चली, इसलिए ये इन तीनों भाषा की सेपरेट आइडेंटिटी हो गई। मैं अभी भी यह मानता हूं इन तीनों भाषा के विस्तार को लेकर के कि एक भौगोलिक प्रदेश में कुछ लोग रहते होंगे जो एक भाषा बोलते होंगे, और माइग्रेशन के अंतर्गत अपनी अपनी सुविधा के अंतर्गत अलग अलग दिशाओं में लोग बढ़ते चले गए, कोई ग्रीक की ओर गए, कोई लैटिन की ओर गए, कोई इंडिया की ओर आए। तो ये एक ने अपनी ओरिजिनलिटी को कायम की और अलग अलग तरह से वहां की ज्योग्राफी, वहां के परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए उनके वो शब्द विकृत होते चले गए, और संस्कृत ने संस्कृत का रूप ग्रहण किया, ग्रीक ने ग्रीक का रूप ग्रहण किया और लैटिन ने लैटिन का ग्रहण किया। लेकिन इनिशियली ऐसा लगता है कि कोई एक भाषा रही होगी जिस भाषा के 3 रूप बने, और तीनों रूप हम आप भी देखिए, एक परिवार में हम लोग 2 या 3 भाई रहते हैं।
अब वो परिवार जब धीरे धीरे ग्रो करता है और तीनों भाई अलग अलग देश कोष में निकल आते हैं और वो तीनों 5 साल 10 साल के बाद एकत्रित होते हैं, तो उन तीनों भाषा भाइयों की भाषा में देखेंगे कि जो जिस प्रदेश में रह करके आया है उनकी भाषा उस प्रदेश से प्रभावित दिखेगी। चाहे दिल्ली में रहने वाले हों, महाराष्ट्र में रहने वाले हों और पंजाब में रहने वाले हों, ये तीनों भाई इन प्रदेशों में जाते हैं और जब 5-6 साल 10 साल के बाद अपने प्रदेश लौटेंगे तो उनकी अपनी भाषा में वो तीनों प्रदेशों की विशेषता अलग अलग रूप से देखी जाएगी। इसी प्रकार से प्रारंभ की ये तीनों भाषा अलग अलग भागों में बटी और संस्कृत, ग्रीक, लैटिन कहलाई। अस्तु, अब इन्हीं से जो निकलने वाली अन्यान्य भाषाएं, चाहे वो कुछ भाषा संस्कृत से निकली, कुछ भाषा ग्रीक से निकली, कुछ भाषा लैटिन से निकली, जो कालांतर में इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मैथिली आदि, इसके साथ आदि लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आदि नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि केवल यही भाषा नहीं, अन्य भी भाषाएं हैं। और हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की भी अपनी एक सीमा होती है और हम अपनी पीपीटी के माध्यम से सारी भाषाओं को यहां पर देंगे तो केवल भाषा को पढ़ने मात्र में ही हमारा समय चला जाता है। वो प्रकृति के आधार पर आप जब पढ़ेंगे या कभी आप प्रश्न करेंगे तो मैं उसका विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि अन्य कौन कौन सी भाषाएं इसके अंतर्गत है। लेकिन ये एक इनिशियली जो आपके सामने प्रस्तुत किया वो है इंडो यूरोपियन सब ग्रुप। अल्टीमेटली क्यों? क्योंकि अभी हम किसे पढ़ रहे हैं, ये यूरेशिया खंड का है। यूरेशिया खंड को अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोप और एशिया। इसके बाद द्रविड़, जिसकी चर्चा हुई, ये दक्षिण भारत की भाषा है। यूं तो मैंने इसकी चर्चा पहले की है, लेकिन एक विशेष रूप से भी इसे हमें समझ लेना चाहिए कि जब हम द्रविड़ भाषा परिवार की बात करते हैं तो हमारे मन में इन जनरल एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसे कि हम साउथ इंडियन लैंग्वेज कहते हैं, दक्षिण भारत की भाषा कहते हैं। और जब दक्षिण भारत कहते हैं तो उनमें भी सविशेष हम 4 या 5 राज्यों को चिन्हित करते हैं और वे 4-5 राज्य होते हैं। अगर हम ऊपर से चले तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश के 2 आप चूंकि राज्य बने हैं तो इसलिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों हमें नाम लेना है। यहां पर कर्नाटक, नीचे आइए तमिलनाडु और इस तरफ आ जाइए केरल। तो ये जो 4 या 5 मूल जो जोन ऑफ जो द्रविड़ लैंग्वेज है हम इसके अंतर्गत देखते हैं। जैसा मैंने पहले भी इशारा किया आपको कि जो श्रीलंका है वहां पर आप सिंहल है और तमिल भाषा बोली जाती है, तो इस द्रविड़ में उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। यहां द्रविड़ का मतलब केवल यह भारत मात्र का विभाजन नहीं है। यहां द्रविड़ का मतलब है कि ये भाषाएं जो कि इस भाषा के अंतर्गत जो भाषा को हमने जिन भाषाओं को हमने चिन्हित किया और वो भाषा जहां जहां बोली जाती है वे सारी की सारी भाषा इसमें आएगी। इवन अगर आप अन्य छोटे छोटे देश हैं जो नीचे के देश हैं उन देशों में भी हम पाते हैं कि ये द्रविड़ भाषा का अंश पाया जाता है। जैसा मैंने अभी शुरू में कहा कि मध्य बलूचिस्तान की ब्राहुई भाषा, अब देखिए बलूचिस्तान कहाँ है और दक्षिण भारत कहां है, इन दोनों की ज्योग्राफी को भी समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए यहां एक आप शिफ्टिंग ज्योग्राफी हो रही है। शिफ्टिंग ज्योग्राफी, अब ये समझ में इसका भी अन्वेषण, इसके भी विश्लेषण की जरूरत है कि बलूचिस्तान से ये भाषा यहां आई है, यहां के लोग कुछ वहां गए जहां पर कि ब्राहुई भाषा डेवलप हुई और वो ब्राहुई भाषा जो है वो आपको द्रविड़ लैंग्वेज परिवार की भाषा बनी। मित्रों, मैं आज तक मैंने पहले भी अपनी स्थिति बताई थी कि मैं भ्रम की स्थिति में हूं। मैं एक भ्रामक अपनी अवस्थिति आपके सामने प्रकट कर रहा हूं कि मुझे कतई ये समझ में नहीं आया कि जहां पर शब्दों का इतना अधिक साम्य हो उनको हम भारत की उत्तर भाषा से भिन्न हमने द्रविड़ भाषा नाम क्यों दिया। आप पाएंगे, आज भी आप सुनते जाएंगे कि मलयालम की अधिकांश भाषा जो है संस्कृत की है और यह सत्य है। थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ती है और अगर आप संस्कृत जानते हैं तो उस भाषा के समीप तक आप पहुंच सकते हैं। मैं एक छोटा सा नाम आपके सामने लेता हूं। मलयालम भाषा में जो नाम है तिरुवनंतपुरम, वहां का नाम है, वहां की राजधानी है। त्रिवेंद्रम नाम लीजिए, उसी का विकृत फॉर्म है। अब केवल तिरुवनंतपुरम मात्र को कंसंट्रेट कीजिए आप तो यह मूल शब्द बनता है तिरु अनंतपुरम।
पूर्व शब्द संस्कृत है, पुरम नगर के लिए आता है, जयपुर और ये सब सारा कानपुर आप नाम जानते हैं, तो पूर्व तो पूरी तरह से संस्कृत शब्द हुआ। अनंत शब्द भी जानते हैं, दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्त, ये अनंत शब्द है। सच्चिदानंद अनंत आदि शब्द जो है हम आप सभी जानते हैं, संस्कृत शब्द हुआ। एकमात्र तिरु लग रहा है, लेकिन तिरु को भी समझने की कोशिश कीजिए। और तिरु प्लस अ, रू प्लस अ, उ प्लस अ, व होता है, ध्यान रखिएगा, यह होता है तिरुवनंतपुरम। लेकिन चूंकि बोलचाल के आने अपने भाषाई प्रकृति के कारण यह तिरुवनंतपुरम व आ गया। लेकिन तिरु शब्द क्या है? यह एक सम्मान है। किसी भी नाम के सामने हम आप उत्तर भारत में श्री लगाते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में तिरु लगता है। तो श्री से ही तिरु है, तो श्री अनंतपुरम। और अनंत भगवान विष्णु का है, तो भगवान विष्णु के नाम के आधार पर यह तिरुवनंतपुरम नाम है। मतलब मैं जो मूल समस्या आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि ऐसी क्या स्थिति, ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि इंडो आर्यन लैंग्वेज से द्रविड़ भाषा को दूर माना गया, अलग माना गया। अब जितने भी तमिलनाडु के नाम भी जितने देखिए, चिदंबर नाम है, चित प्लस अंबर, ऐसे मैं सारी बातें मैं कैसे कहूं, लेकिन आप उनकी प्रकृति में भी जाएंगे, उनके शब्दावली में जाएंगे, तो आपको पूरी तरह से लगेगा कि यह संस्कृतनिष्ठ भाषा है। तो यह एक विमर्श का विषय है, यह एक विचार का विषय है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोगों के रिसर्च का परिणाम हो तो हम क्यों नहीं पूरे भारत भाषा परिवार को एकमात्र भाषा परिवार, भारतीय आर्य भाषा परिवार कहें। यह किसी विरोध, प्रतिपत्ति या विचिकित्सा का नहीं, यह एक संवाद कायम करने का प्रयास होगा एकेडमिक वर्ल्ड से। चलिए, तो ये मैं द्रविड़ भाषा परिवार को, द्रविड़ को लेकर के मैंने अपना जो विमर्श है आपके सामने प्रस्तुत किया। दक्षिण भारत की भाषा, मध्य बलूचिस्तान की ब्राह्मी भाषा। इसके बाद फटाफट देख लेते हैं कि और प्रदेश को जान लेते हैं। ये बुरुशक्की नाम अभी मैंने 3-4 बार पहले भी आपके सामने रखा। और हमने वहां, जब हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज समझ रहे थे, जब भारत नाम आया था, तो वहां पर भी हमने अवेयर किया था कि हमें यह देखना है, हमें यह समझना चाहिए कि अगर जब हम इंडो यूरोपियन की बात करते हैं तो ये पूरे भारत को नहीं बताता, कुछ प्रदेश मात्र को बताता है। बुरुशक्की भी पहले उत्तरी पश्चिमी भारत के ऊपर बोली जाने वाली भाषा थी। अब ये जो चीजें हैं, या तो अब ये भाषा जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ब्रैकेट में हमने लिखा है कि महत्वहीन, क्योंकि अब आज ये भाषाएं शायद बोली नहीं जाती है, या तो विलुप्त हो गई हैं, या इन भाषाओं ने अपना आधुनिक रूप ग्रहण करके इंडो यूरोपियन के ये नजदीक आ गए हैं। लेकिन ये भाषा बोली जाती थी या बोली जाती हैं। बुरुशक्की लैंग्वेज इसको वर्गीकरण नाम दिया गया। यूराल आल्टिक, जिसके विषय में हमने टिप्पणी करते हुए कहा था कि इसे आप अलग अलग माने, क्योंकि कई विद्वान इसे यूराल को अलग मानते हैं, आल्टिक को अलग मानते हैं। और तदनुसार अगर यूराल प्रदेश और आल्टिक प्रदेश का विश्लेषण अगर आप देखें तो यूराल का आता है, जिसे फिनी लैंग्वेज है, लैपी लैंग्वेज है, एस्टोनियन, एस्तोनी, बार बार ये शब्द आया है, पहले भी हम लोगों ने इस भाषा को पढ़ा है, मगवार, सामयेद। मित्रों, एक केवल समझाने मात्र की बात है, ये सामवेद नहीं है, ये सामयेद है। लेकिन ये सत्य है कि जब हमने पढ़ा था तो हमें लगा कि ये कहीं सामवेद से ही सामयेद तो नहीं शब्द आया, और सामवेदी जो परंपरा वहां तक पहुंची हो और वहां से कोई भाषा निकली हो जो सामवेदी भाषा सामयेदी भाषा कहला रही हो। तो ये तो हमारे आपके लिए एक विषय हो सकता है शोध का, ये जाने। लेकिन फॉर नाउ ओनली it is Samyed, it is not Samaved. फाइन। खा जो एल्टिक जो फैमिली है उसको देखिए, टर्की जो आजकल फेमस है, टर्की आप जानते हैं सभी, उज्बेक, उज्बेकिस्तान, मंगोलियाई, मंगोल नाम भी सुना हुआ है, मंचुई, ये सारी भाषा जो है वो एल्टिक फैमिली में है। और अदरवाइज भी अगर आप कंसंट्रेट करें कि जो ये एल्टिक जोन होता है या यूराल जोन होता है, यूराल पर्वत आप लोग जानते हैं, अर्थात उस प्रदेश में इर्द गिर्द जो बोली जाने वाली भाषा जो होगी वो उस प्रदेश, उस भाषा उपवर्ग की भाषा कहलाएगी। मित्रों, इसके बाद काकेशी है, काकेशियन माउंटेन। आप लोग सभी, आपने कभी ज्योग्राफी अगर पढ़ी हो तो उसमें काकेशियन जो काकेशस पर्वत है उसकी चर्चा आती है।
और ये खास करके जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी आपने देखा होगा कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, और आप लोग सभी जानते हैं ब्लैक सी, डेथ सी ये नाम सुना होगा, कैस्पियन सी भूमध्य सागर नाम सुना होगा। तो ये है, इसके जो मध्य में जो ज्योग्राफिकली इसके बीच में मिडिल में काकेशस पर्वत है, और इस काकेशस पर्वत के सराउंडिंग में या उस काकेशस पर्वत पे जो बोली जाने वाली भाषा है, पर्वत पर का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा उनकी चोटी पे जो भाषा बोली जा रही है, अर्थात उस प्रदेश में उस ज्योग्राफी में जो रहने वाले कंसंट्रेटेड जो लोग हैं वो ऐसी भाषा बोलते हैं, और वो भाषा है सरकसी चेचेनिया नाम सुना होगा। चेचेनिया जो खास करके रशिया एंड ऑल के कॉन्टेक्स्ट में चेचेनिया नाम है, तो वहां की चेचेन लैंग्वेज है। लेगी, जॉर्जी भी नाम सुना होगा, जॉर्जिया। और आप लोग सभी जानते हैं कि जो स्टालिन थे उनकी मातृभाषा जॉर्जिया थी, तो ये भी एक सूचना की बात आई। तो ये जॉर्जियन लैंग्वेज जो है वो भी कैकेशियन में आता है। मिंगेली और रचानी ये भाषा परिवार है जो इसके अंतर्गत काकेशी भाषा परिवार के अंतर्गत है। चीनी, जिसे कि हमने बार बार एकाक्षरी कहा है, हमने अकार्बनिक, अयौगिक आदि ऐसे कई सारे शब्द जब उस समय पढ़ रहे थे तो इस शब्द को प्रयोग में लाते थे। चीन मैंने मैंडरिन जो है चीन में बोली जाने वाली भाषा, इसलिए मैंने खास करके मैंडरिन कहा। तिब्बत, श्याम प्रदेश आप लोग जानते होंगे, बर्मा। ये देखिए, अब मूल विषय यहां पर यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि मैंने जब ग्रियर्सन की चर्चा की थी, और ग्रियर्सन की चर्चा के क्रम में जब हमने तीसरे उपवर्ग की चर्चा की थी जहां पे टिबेटन और बर्मीज भाषा की बात की थी, बर्माई भाषा की बात की थी, तो वहां पर भारत में बोली जाने वाली भाषा समूह का विश्लेषण इस प्रकार से किया था। लेकिन अगर हम एक वाइडर रेंज में देखते हैं तो इनको चाइनीज भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया, और अकॉर्डिंगली चाइना, टिबेटन, सियामी और बर्मीज ये सारी की सारी भाषा जो एक ग्रुप का निर्माण करते हैं जिसे चाइनीज कहा गया। और ये जो भाषा है, जैसे पहले मैंने कहा कि एक तो एकाक्षरी ब्रैकेट में है, और योगात्मक। जब आकृति मूलक का वर्गीकरण किया था तो आपको स्मरण में आ रहा होगा कि दो प्रकार का वर्गीकरण था, योगात्मक और अयोगात्मक। तो ये जो है योगात्मक भाषा परिवार की भाषा है। लेकिन एक चीज यहां पर जरूर समझ में हमें लानी चाहिए कि ये विमर्श का विषय है कि क्या यह भारतीय प्रदेश को टच करता है या नहीं, यानी चीनी भाषा परिवार भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं हमारे समक्ष, हमारे समीप आ रहा है या नहीं। मित्रों, इसके बाद और कई सारे हैं जिनकी सूचना हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और इस सूचनाओं के आधार पर हम इसी बहाने एक पूरे विश्व की यात्रा कर लेंगे, और वो हमारी यात्रा होती है भाषाई यात्रा। कोई हम यहां पर यानी जो भाषाई जो पर्यटन है वो पर्यटन हम इसके माध्यम से करेंगे। हमें भी रोचक लग रहा है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को तो ये रोचक लगता ही होगा, क्योंकि विश्व की भाषाओं को जानना भी अपने आप में एक मानसिक क्रीड़ा ही है। मित्रों, आप लोगों ने सुना, ध्यानपूर्वक सुना, आपकी प्रतिक्रिया की सदैव हमें अपेक्षा रहती है, और इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।